अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे कि आपको पता है सोलर इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल है उनका बजट जो है मेंटेन करना, क्योंकि इन्वेक्स जो है टॉप क्वालिटी इन्वर्टर है और बहुत ज़्यादा उसके माल शॉर्ट भी हो गया है, उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही अच्छा जो है इन्वेक्स का कंपेटिबल इन्वर्टर है, क्राउन 4 किलोवाट क्राउन जेवियर। वो आप लगा के रिज़ल्ट वही आपको मिलेगा जो आपको इन्वेक्स में मिलता है। ये सिर्फ 1,30,000 की अमाउंट आपको जो है लगानी पड़ेगी और आपको एक ज़बरदस्त इन्वर्टर मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता है मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह पेड प्रमोशनल वीडियोस नहीं बनाता। तो जैसे दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं, प्रमोशन की वीडियोस बनाते हैं और थर्ड क्लास कंपनीज से पैसे लेकर उनकी खूब तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। इस तरह की मैं जो है वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता। और ये मैंने अपने जो है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आपको ये वीडियो बना के सामने लेके आया हूँ। इसमें आप जो है ये इन्वर्टर जो है इसका पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर के ऊपर मैं नेक्स्ट में एक वीडियो मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इस इन्वर्टर की आप डाटा शीट देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसने एसी चार्जर मोड में 27 वोल्ट और 100 एम्पेयर बताए हैं, यानी कि 2700 वाट का ये लोड लेता है वापडा के ऊपर चार्जिंग करवाने का। और सोलर चार्जर मोड में इसकी कैपेसिटी है 5000 वाट, यानी कि 5000 वाट के सोलर पैनल्स हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम जो है सोलर पैनल्स 5000 वाट से ज़्यादा के लगाएंगे, यानी कि 545 वाट के ये बनते हैं तकरीबन कोई 12 पैनल्स, 12 या 13 पैनल्स हम लगाएंगे। आप इसके साथ जब लगाएंगे तो आपको 5000 वाट पूरे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप 7000 वाट के टोटल जब पैनल्स लगाएंगे, 545 वाट के ये लगते हैं जी 12.8 या 13 पैनल्स। यहाँ पे आप अगर 14 पैनल्स लगाएंगे तो 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी। अगर आप 12 पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह इसका जो MPPT कंट्रोलर है वो 500 वोल्ट DC का है, यानी कि मोस्ट पावरफुल MPPT है। और 120 इसका है जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग वोल्टेज सॉरी। और IP21 की इसकी प्रोटेक्शन है। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेरोन का जो इन्वर्टर है उसकी भी IP21 की ही प्रोटेक्शन है। सेम टू सेम वही चीज़ है आपको मिल रही है। अच्छा, इसमें इन्होंने यूज़र मैनुअल में बताया कि 4 mm की वायर यूज़ करें AC इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी 220 वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप 250 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो इस मॉडल के साथ आप जो है 16 से लेकर 20 पैनल्स तक लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो केबल्स रिकमेंडेड की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है बैटरी से इन्वर्टर तक जो वायर लगानी है वो आपने लगानी है 25 mm की केबल, क्योंकि इसका 165 जो है अम्पेयर्स का करंट उसमें से पास आउट होना है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो वायर 16 mm की भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको चार्जिंग की प्रॉब्लम भी होती है, पूरा रिजल्ट नहीं मिलता चार्जिंग में भी। और हैवी लोड जो चलाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें। अगर आपने इसके साथ सोलर पैनल्स की जो वायर लगानी है वो 15 फुट तक आप डिस्टेंस रखते हैं तो फिर आप इसके साथ 4 mm वायर एक स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, इसलिए आप 6 mm लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप 2 स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं और 545 वाट के आप पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको 12 mm की वायर लगानी चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वैसे आप अगर 8 mm या 10 mm की वायर भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद अगर आप सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग में जाने के लिए एंटर का बटन जो है 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे 00 ऐसे लिखा आएगा। और इसमें फर्स्ट सेटिंग जो है USB की सेटिंग है। USB में ये होता है कि दिन के टाइम भी आपका इन्वर्टर जो है यूटिलिटी पे चलता है। और SU पे रखेंगे तो दिन को जो सोलर चलेगा और शाम के टाइम यूटिलिटी यानी वापडा यूज़ होगी। और SBU पे रखेंगे तो फिर सारा दिन सोलर और शाम को बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जब बैटरी लो लेवल वोल्टेज पे पहुंचेगी, यानी कि जो आपने 12 नंबर और 13 नंबर में सेटिंग रखी हुई है, तो फिर वो आपका जो है उस हद तक ड्रेन होने के बाद बैटरी जो है उसको छोड़ देगा इन्वर्टर और फिर वापडा को ऑन करवा देगा। इसके बाद जी 2 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पे आप जो है 60 एम्पेयर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आपने 60 एम्पेयर नहीं रखना। अगर आप इसके साथ 27 प्लेट की बैटरी लगा रहे हैं या फिर आप TX 1800 185 एम्पेयर आर की बैटरी लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपने 30 एम्पेयर जो है इसकी सोलर का इसका करंट सेट करना है। ये सोलर का करंट भी होता है। और SIU सेटिंग जब आप सेलेक्ट करते हैं 16 नंबर पे जाके तो फिर ये करंट जो होता है इसमें वापडा और सोलर दोनों मिक्स होके इन्वर्टर जो चला रहा होता है। बिलफर्ज अगर आपने 30 एम्पेयर यहाँ पे सेट किए हैं तो और 10 एम्पेयर आपने उधर जो है सेट किए हैं तो फिर आपकी जो बैटरी है 20 एम्पेयर सोलर से और 10 एम्पेयर जो है
वापडा के मिलाकर 30 एम्पेयर से चार्ज हो रही होगी। इसके बाद 3 नंबर पे है अप्लायंस मोड और यूपीएस मोड। अप्लायंस एपीएल मोड, अगर आप पीसी यूज़र हैं तो यूपीएस मैं आपको रिकमेंड करूँगा। यूपीएस पे जो है इसकी 170 से 280 वोल्ट तक अगर वापडा इनपुट अवेलेबल होगी तो ये काम करेगा, वापडा को ऑपरेट करवाएगा। अगर एपीएल पे रखा हुआ है तो 92 टू 80 वोल्ट की इसकी वापडा की रेंज होगी। इतने वोल्टेज के दौरान ये वापडा को यूज़ करेगा। अच्छा, इसमें एपीएल में जो होता है वो इसमें पावर शिफ्टिंग का 20 मिली सेकंड का गैप होता है, जबकि यूपीएस के ऊपर 10 मिली सेकंड का गैप होता है, जिसकी वजह से पीसी रीस्टार्ट नहीं होता। इसके बाद 5 नंबर की सेटिंग है। इसमें जो है आप अगर सादा लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर एजीएन पे रख सकते हैं, और अगर आपने दूसरी ट्यूबुलर बैटरी लगाई हुई है तो एफएलडी पे रख सकते हैं। अगर आप खुद से मैनुअली सेटिंग करनी चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, फिर आप यूएससी पे इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपने लिथियम पाइलॉन टच बैटरी लगाई हुई है या फिर किसी और टाइप की है, वो सब टाइप्स भी इसमें अवेलेबल हैं, तो अपनी बैटरी लिथियम बैटरी के टाइप के हिसाब से आप इसमें लिथियम बैटरी को भी इनपुट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है। इसको इन्वरेक्स का जो है वेरोन सीरीज़ उससे बिल्कुल हरगिज़ भी कम ना समझे। उसकी एक एलसीडी है बहुत अच्छी दी हुई है उन्होंने, जो किसी भी इन्वर्टर में नहीं होती, लेकिन बाकी सारे फंक्शंस उसके अंदर वही हैं जो इस इन्वर्टर में आपको मिल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिथियम बैटरीज़ की काफ़ी वैरायटी है, और इसके अलावा हम 6 नंबर सेटिंग और 7 नंबर सेटिंग की बात करें तो इसमें आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है रीस्टार्ट डिसेबल रखना है, यानी कि ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सूरत में आपका इन्वर्टर जो है दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर के ऊपर आपने आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेट करनी है 50 हर्ट्ज़। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको हरगिज़ आपने चेंज नहीं करना। कुछ लोग इसको चेंज कर लेते हैं, उनके इन्वर्टर में से धुआं निकल जाता है और इन्वर्टर जल भी जाता है। और कुछ लोगों का ये इन्वर्टर जो है इस तरह का जब वो 60 साइकिल सेलेक्ट करते हैं तो उनकी घर की जो है काफ़ी सारी अप्लाइंसेस वो भी जल जाती हैं और इन्वर्टर भी ख़राब हो जाता है। 10 नंबर के ऊपर आपने आउटपुट वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं। ये वो वोल्टेज हैं जो आपका इन्वर्टर जो है सोलर या फिर बैटरी से क्रिएट करता है। ये आप 220 भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 230 वोल्ट के ऊपर रखें, और 220 पे रखेंगे तो आपके जो फ़ैन हैं वो स्लो चलेंगे और इन्वर्टर भी ओवरलोड होगा। इसके बाद जो है 30 एम्पेयर इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वापडा की, लेकिन आपने वापडा की 30 एम्पेयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं सेट करनी। आपने इसको जो है 20 एम्पेयर मैक्सिमम रखना है, और अगर आप 10 एम्पेयर पे रखेंगे तो आपकी बैटरियाँ जल्दी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 10 एम्पेयर पे रखें। जैसा कि दूसरे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि जो है 10% रखा जाता है बैटरी बैंक का, तो वो मैंने जहाँ भी देखा है कि 10% जिसने भी रखा है उसकी बैटरी जो है वो बॉयल होती है, उसका थोड़ा बहुत पानी निकलता है। कुछ केसेस में नहीं भी बैटरी का पानी जो है वो बॉयल इतना नहीं होता और अच्छी चलती है। लेकिन अगर 10 एम्पेयर पे जहाँ भी मैंने रखी हुई सेटिंग देखी है वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है और बैटरी अपनी लाइफ स्पैन जो है पूरा करती है। इसके बाद 12 नंबर सेटिंग है, इसको 23 पे रखें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यही है और बेस्ट रिज़ल्ट भी इधर ही मिलता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर लिथियम बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है तो फिर जो है इसमें और भी ऑप्शन है आपके लिए। एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज 10% के हिसाब से लिथियम बैटरी अगर आपने सेलेक्ट की हुई है, बैटरी टाइप में जाकर जो बैटरी सेलेक्ट करते हैं वहाँ से अगर आपने 5 नंबर में लिथियम बैटरी सेलेक्ट की हुई ऑटोमेटिकली फिर 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग को ऑपरेट करवाएगा। अगर वहाँ से आपने लिथियम बैटरी सेलेक्ट नहीं की तो फिर ये जो आपने 23 इसकी वैल्यू 12 नंबर पे रखनी है और 13 नंबर की एफयूएल पे रखना है, ताकि ये है जी 12 नंबर सेटिंग है स्टॉप डिस्चार्जिंग, और 13 नंबर जो है इसको बोलते हैं स्टॉप चार्जिंग। नंबर पे है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी। ये चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है, आपने चार्जिंग किस से करवानी है, यानी कि इसको सीएसओ पे रखेंगे तो सोलर से चार्जिंग होगी दिन को और रात को वापडा पे होगी। अगर आप ओएसओ पे रखेंगे तो फिर ओनली सोलर, यानी कि रात को वापडा पे बिल्कुल चार्जिंग बंद कर देगा, चार्जिंग नहीं करेगा। अगर कुछ लोगों ने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू एसएनयू पे रखा होता है फिर क्या होता है दिन के टाइम भी ये यूटिलिटी यानी वापडा से चार्जिंग मिक्स करवा रहा होता है, सोलर और यूटिलिटी दोनों को यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है कि वापडा वैसे ही यूज़ हो रही होती है, फिर सोलर लगवाने का क्या फ़ायदा। नंबर पे है अलार्म कंट्रोल, यहाँ से अलार्म ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और 19 नंबर पे है टर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन। यहाँ ये होता है कि जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं तो ये अगर स्ट्रेट लेटेस्ट स्क्रीन रखेंगे एफईपी तो उसी स्क्रीन पे रुका रहेगा। अगर ईएसपी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे। तो ये फिर अगर ईएसपी नहीं रखेंगे एफईपी रखेंगे तो वही स्क्रीन स्टे करेगा, उसी के ऊपर रुका रहेगा। और फिर बैक लाइट कंट्रोल करना है तो आपने तो फिर 20 नंबर की सेटिंग है, यहाँ से LON या फिर LOF सेलेक्ट करके इसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसके बाद जो इसका अलार्म है दूसरा, उसकी सेटिंग भी है इसके अंदर, बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स
इज़ इंटरप्टेड। जब वापडा इन होती है सिस्टम के अंदर या आउट होती है या ऑफ होती है तो फिर ये बीप देता है, एक लंबी सी बीप होती है, उसको यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर पे है बाईपास डिसेबल। ओवरलोड की सूरत में ये वापडा के ऊपर बाईपास कर देता है दिन के टाइम। यहाँ से इसको डिसेबल रखेंगे तो फिर ये एक किस्म की प्रोटेक्शन है। अगर इनेबल भी रख देंगे तो इसका हर्ज कोई नहीं है। इसके बाद 25 नंबर की सेटिंग है। 25 नंबर में है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। यहाँ से ये फॉल्ट कोड रिकॉर्ड करता रहता है। अगर इसको FDS कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। इसको भी FEN पे रखें, यानी कि जो भी इसके अंदर फॉल्ट वगैरह आए तो उसका सॉफ्टवेयर जो है उसकी रिकॉर्डिंग करता रहे। इसके बाद जहाँ पे है 26 नंबर, अगर आपने 5 नंबर के ऊपर USE सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि चार्जिंग वोल्टेज कितने वोल्टेज से आपकी बैटरी को इन्वर्टर चार्ज करवाए। यहाँ पे 28.2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि वो सादा बैटरी के लिए होती है, सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़र हैं तो फिर आपको इसे 29.2 के ऊपर सेट रखना है। अगर और इसके अलावा फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, ये है चार्जिंग कट ऑफ कहाँ पे करवाए। ये 27 वोल्ट पे ही रखनी चाहिए, ट्यूबलर बैटरी हो या फिर दूसरी सिंपल लेड एसिड बैटरी हो। दोनों सूरत में ये 27.0 पे ही रहती है। इसके बाद लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज कहाँ तक करवाए, 29 पे सेटिंग है। ये तीनों सेटिंग्स तभी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 नंबर के ऊपर बैटरी टाइप जो है USE यानी कस्टम यूज़र डिफ़ाइन आपने की हुई है तो फिर ये तीनों सेटिंग्स आप चेंज कर सकें। इसको 29 को जितना मिनिमम रख सकते हैं रखें, इससे बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। इसको कुछ जो इन्वर्टर्स होते हैं वहाँ पर 20 वोल्ट का ऑप्शन भी आता है और कुछ में 21 का होता है। अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाली जो लिथियम है उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट खुद ही करेगा, फिर आप इसको यहाँ से चेंज नहीं करवा सकते। इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 नंबर के ऊपर। यहाँ से आप इक्वलाइजेशन को अनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। ये 31 से लेकर 37 तक, ये 36 तक, ये सारी सेटिंग्स जो है इक्वलाइजेशन की है। इसमें ये होता है कि अगर बैटरी आपकी जो है फुल चार्ज नहीं होती, वोल्टेज अपने पूरे नहीं करती, तो ये सेल्स होते हैं बैटरी के सारे होते हैं सीरीज़ में, तो इसको इक्वलाइजेशन पे आधे एम्पेयर से हाफ एम्पेयर से ये 1 घंटा या 2 घंटे 120 मिनट पे भी रख सकते हैं, 60 मिनट्स पे भी रख सकते हैं, और 30 डेज़ पे आपने सेलेक्ट करना है तो फिर पूरा महीना ये इक्वलाइजेशन ऑन रहेगी। तो बैटरी के ये वोल्टेज जो है मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता है, लेकिन इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ट्यूबलर बैटरी के लिए ये सेटिंग इतनी जो है इफेक्टेबल नहीं है, काम नहीं करती। ये होती है सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए। इसको आप ऑफ ही रहने दें, इसको ऑन करवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास। इसके बाद ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी है, यानी कि आप नेट मीटरिंग भी इस इन्वर्टर के साथ करवा सकते हैं। इसके बाद जो है ये लॉग डाटा जो है उसका रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए, रीसेट करने के लिए 93 की सेटिंग है, और 94 पे है ये कितने मिनट तक आपका जो है डाटा जो है डाटा लॉग जो है रिकॉर्ड करके रखे, उसके बाद इरेज कर दे। यहाँ से आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सेटिंग्स चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। इसके बाद 95 पे है टाइम की सेटिंग। टाइम सेटिंग में सबसे मिनट की सेटिंग है। 96 पे है आवर की सेटिंग, यानी घंटों की सेटिंग। इस पर 97 पे है डेज़ की सेटिंग, ठीक है। इसके बाद है डेट जो है अपने सेटिंग करनी मंथ की, कौन सा मंथ सेलेक्ट करना है, 98। ये सारा इसके अंदर टाइम की सेटिंग है, और इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है। ये सेटिंग अगर ना भी करें तो आपका इन्वर्टर अच्छे चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा इसमें। और जो ईयर की सेटिंग है वो 99 नंबर सेटिंग से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये सेटिंग जो है ये अगर आप ना भी करें, सिर्फ 29 नंबर तक सेटिंग कर लें तो फिर भी आपके लिए सेट रहेगा। इसके बाद इसके जो है फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए ये सेटिंग है, USB इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है डाटा होगा तो वो इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है एस्केप वाले बटन के नीचे, और वो और एस्केप वाला बटन ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इस सेटिंग में आप एंटर हो सकते हैं। इस मैनुअल के ऊपर पूरा तरीकाकार बताया गया, लेकिन आपको ये काम नहीं करना, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सर्विस सेंटर वालों के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि वहाँ से वो इसका जो है फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये जो भी आप USB इसके साथ लगाएंगे उसमें अगर इसका फर्मवेयर पड़ा होगा तो वहाँ से ये सिलेक्ट कर लेगा और ख़ुद अपग्रेड कर लेगा ख़ुद को। अच्छा, इसके बाद इसमें और भी टाइमर की सेटिंग दी हुई है, यानी इसमें चार्ज सोर्स प्रायोरिटी और आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के टाइमर की सेटिंग्स भी है। वो हम 0 से लेकर 23 मिनट्स तक अपनी मर्ज़ी से टाइम लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस किस्म का इन्वर्टर है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी और चार्ज सोर्स प्रायोरिटी को टाइमर लगा कर भी 0 से 23 घंटे तक का टाइमर लगा के सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये इसमें आने वाले फ़ाल्ट की एक लिस्ट है, फ़ाल्ट कोड जो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं किसी भी इन्वर्टर में। जब ये फ़ाल्ट आते हैं तो फिर इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इस मैनुअल की। तो मैनुअल से हम देख सकते हैं कि कौन सा फ़ाल्ट किस वजह से आता है और उसकी जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसा आता है और अलार्म बीप कैसे सुनाई देती है। ये एक प्योर साइन
वेव इन्वर्टर है, किसी भी अच्छे इन्वर्टर की तरह इसमें भी प्योर साइन वेव है। और इसके अंदर भी 3 स्टेप स्मार्ट चार्जिंग जो है इसकी स्टेजेस हैं। चार्जिंग कर्व इसकी वैसे ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी चार्जिंग है। और इसकी जो प्राइस है, एक तो रिज़नेबल प्राइस है, 1,30,000 रुपये। और आपने इसके साथ जो है, अच्छा इसके ये ट्रबल शूटिंग है, ये यहाँ से कोई भी फॉल्ट आता है यहाँ से आप इसकी ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं देख के। और इसका मैं आउटलुक आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। इन्वर्टर जो है इस तरह का आपको दिखता है। इसमें ये जो है ये इसके 4 बटन्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि इसके साथ आपने ट्यूबलर बैटरी लगानी है, और ट्यूबलर बैटरी कम से कम आपने TX 1800 लगानी है, जो कि 45 से 50,000 या आजकल 55,000 की हो गई है। इस रेंज में आपको मिलेगी। 2 बैटरीज़ आपको लगानी पड़ेंगी। और जो है इसको इसके साथ इससे बड़ी ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे छोटी ट्यूबलर बैटरी जो है वो आपने नहीं लगानी। जैसे एक साइड वगैरह में आती है या AGS की आती है, वो होती है 145 एम्पेयर आर की, तो या 150 एम्पेयर आर की, वो नहीं आपने लगानी। इसके साथ फिनेक्स की आपने लगानी है 185 एम्पेयर आर की बैटरी, ठीक है। और बैटरी के अलावा आपने इसके साथ कम से कम, अगर आप 545 वाट के पैनल लगा रहे हैं तो फिर आपको 4 पैनल लगाने पड़ेंगे। 3 पैनल्स के ऊपर ये इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो फिर आपको जो है फ्लक्चुएशन मिलेगी, और बार बार इन्वर्टर जो है आपका ट्रिप होता रहेगा, और इससे इन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए आपने इसके साथ मिनिमम 4 सोलर पैनल 545 वाट के लगाने। अगर आप छोटे सोलर पैनल लगा सकते हैं, 150 वाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो फिर आप इससे 8 से 10 तक सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट करेंगे। 8 सोलर पैनल भी अगर आप 150 वाट वाले लगा देंगे तो फिर भी ये एक्टिव हो जाएगा। और किसी भी टाइप के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ बड़े सोलर पैनल्स ही लगाने हैं, छोटे पैनल्स हैं वो भी लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने मैक्सिमम पैनल्स लगाना चाहते हैं इसके साथ, तो फिर आपने जो है 12 से 14 पैनल्स इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है आपने क्या करना है कि आप अगर सिर्फ 4 पैनल लगाए हैं और सिर्फ एक AC आप चलाना चाहते हैं, तो फिर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसके ऊपर 4 सोलर पैनल 545 वाट के आप लगाकर एक AC भी चला सकते हैं। कि सेफ्टी के लिए आपने इसकी इनपुट में AC साइड पे ऊपर आपने जहाँ से वावडाइन होती है वहाँ पे आपने एक एम्पेयर और वोल्ट प्रोटेक्शन लगानी है, ताकि जो है 260 या 70 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इन हो तो प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो अपना काम करे। इसके अंदर वैसे भी प्रोटेक्शन है अपनी, और ये लेकिन आपने इसकी कोई भी इन्वर्टर आप इंस्टॉल करते हैं उसमें लाजमी आपने प्रोटेक्शन लाजमी लगानी है, ठीक है। और इसके आउटपुट के ऊपर 220 वोल्ट आउटपुट जो है वहाँ पे भी आपने एम्पेयर प्रोटेक्शन लगानी है। वहाँ पे आपने 10 से 12 एम्पेयर सेट कर देने हैं, ताकि इससे ज़्यादा अगर कोई लोड ऑन कर भी दे गलती से तो ये इन्वर्टर जो है वो ट्रिप होने से पहले आपकी जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाए, जो प्रोटेक्शन एम्पेयर प्रोटेक्शन ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाए। और आपने DC में जो है 2 आपके ब्रेकर लगेंगे, वो मित्सुबिशी का जो ब्रेकर है या कोई भी आप अच्छा लाट में से देख के, लाट का जो कंटेनर का माल आता है उसमें से देख कर आपने लगाना है। वो आपने क्या करना है कि आपने 150 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है बैटरी साइड पे, और आपने PV के साथ लगाना है 100 एम्पेयर आर का 100 एम्पेयर का सॉरी, वो ब्रेकर आपने लगाना है। तो वो वाले ब्रेकर जो हैं वो DC पे ट्रिप करते हैं। आपने शर्नेडर के ब्रेकर नहीं लगाने, वो DC उसके ऊपर लिखा भी होता है लेकिन वो DC पे ट्रिप नहीं करते। बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर्स जल गए हैं, और लाखों रुपए के इन्वर्टर लगा लेते हैं लोग, और ब्रेकर के ऊपर आके कंजूसी कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी आपको हमेशा सही नहीं देता, सही गाइड नहीं करता, वो ब्रेकर लगा देते हैं। वो एज अ स्विच काम ज़रूर करते हैं लेकिन वो ट्रिप नहीं होते DC के ऊपर, वो उनकी वर्किंग नहीं होती थी। आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह।